उस रात जो भी सबसे ज्यादा बोली उस लड़की की लगाता, उस दिन वो उसकी होती। तो हर लड़की के एक रिंग नाक में डाली हुई होती थी जब तक वो धंधे में नहीं है। इसका मतलब वो पूरी तरह से वर्जिन है और उसको कोई कस्टमर भी नहीं मांग सकता था। वो अपनी माँ के ऊपर गिरी हुई थी और सारा बाजार तमाशा देख रहा था। इतनी भीड़ थी बाजार में और बिंदिया नहीं थी। बिंदिया मर गई। कक्षा 6 में एक लड़की का एडमिशन जब कराया गया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा जब तुम यहाँ से गुजरो तो रास्ते में आपको एक मोहल्ला पड़ेगा, एक जगह पड़ेगी कबाड़ी बाजार। दरअसल वहाँ पर कुछ ऐसी औरतें, कुछ महिलाएं होंगी जो हाथों से इशारा भी करती हैं, बातचीत भी करती हैं, लेकिन तुम्हें उनकी तरफ देखना नहीं है। लेकिन लड़की के लिए मन में यही क्यूरियोसिटी थी कि आखिरकार वहाँ ऐसा होता क्या है। कक्षा 6 में ही तो एडमिशन कराया था। नाम अतुल शर्मा। छोटी सी उम्र थी, लेकिन वो चोरी की नज़र से जब उधर देखती थीं तो उधर कुछ सजी धजी दुल्हन की तरह कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां वहाँ से ताक कर झांक कर देखती थीं और इशारा करती हुई देखी जाया करती थीं। जब कुछ वक्त गुजर जाता है, जब वो लड़की 14 साल के आसपास की हो जाती है, तब उसके अंदर ही जानने की बहुत ज़्यादा चेष्टा हो जाती है कि आखिरकार ये महिलाएं हैं कौन जो हर दिन हर वक्त दुल्हन की तरह सजी हुई रहती हैं। और उस लड़की ने जब ये जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कौन है क्या है, तो पता चलता है कि यहाँ तो कोठे चलते हैं, वेश्यावृत्ति के धंधे होते हैं। कुछ ऐसी लड़कियां जो अपने घरों में रहती हैं लेकिन उन्हें कभी प्यार का झांसा तो कभी उनका किडनैप करके वहां ले आते हैं। उस लड़की ने फिर कदम उठाया और कदम उठाने के बाद ये प्रण लिया कि यहाँ अब कोई ऐसी लड़की नहीं आएगी जो जबरदस्ती लाई गई हो, प्यार के झांसे में फंसा के लाई गई हो। उस लड़की ने फिर एक संस्था बनाई और संस्था बनाने के बाद ऐसे ही लड़कियों की मदद करना शुरू कर दिया। नाम अतुल शर्मा। हमने पहले भी कई कहानियां उनकी जुबानी सुनी हैं, लेकिन आज फिर से कहानी सुनने के लिए आए हैं। उम्मीद करता हूं जैसे पहले कई कहानियां आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ये कहानी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अतुल शर्मा मैम, आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपने कई किस्से, कई कहानियां सुनाई हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने समाज सेवा में जो काम की हैं वो वाकई सराहनीय हैं। 535 लड़कियों को आपने कोठे की ज़िंदगी से निकाल के उनको नई ज़िंदगी दी। अभी जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो बातचीत में एक शब्द बोला था आपने, नथ उतरवाई। वो क्या है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो? देखिए, वो समय ऐसा था कि हाँ, शायद घरों में बातें इतनी खुलकर होती नहीं थी जैसे आजकल हो जाती हैं। बच्चों को हम बताते भी हैं बहुत सारी चीज़ें जो ढकी हुई दबी हुई थी, आज बताते हैं, लड़कियों को भी बताते हैं, लेकिन उस समय नहीं। तो चोरी से कोई बात होती थी तो ऐसे ही कभी किन्हीं पलों में मेरे मदर फादर के बीच बात हो रही होंगी तो मैंने सुना, उन्होंने कहा आज स्कूल मत भेजना, क्योंकि मेरे स्कूल का रास्ता ही वो था, वहीं से जाना था। आप यूपी के मेरठ में, हाँ, ब्रह्मपुरी इलाके में रहते? हाँ, मैं ब्रह्मपुरी में, पूरा परिवार वहीं रहता? जी जी। तो उसी रास्ते से निकलना था, तो पहले से ये कहा गया कि आज स्कूल मत भेजना, क्योंकि आज शायद वहाँ नथुतराई है किसी की। अब वो इतनी जबरदस्त क्यूरियोसिटी थी कि नथुतराई क्या है और ऐसा क्या है कि क्यों नहीं जा सकते, कौन सी ऐसी बात होगी। तो चूंकि इतने छोटे बच्चे थे और वो जमाना ऐसा था कि बच्चे दूर तक खेलने जाते थे, तो हम लोग भी वहाँ, चूंकि एक स्कूल है उसमें खेलने भी जाते थे, सरदार पटेल करके स्कूल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी खेलने की, बच्चों की चक्री वक्री, तो वहाँ पे जाते थे। क्यूरियोसिटी ये थी कि देखें कि क्या नथुतराई में हो रहा है। तो बड़ा सजा हुआ था, झंडियाँ लगी हुई थी, मतलब वो कागज़ के टुकड़े रंगीन रंग बिरंगे लगा के, पूरा बाजार, नीचे मार्केट पूरा बंद था। लड़ियाँ जो लड़ियाँ लगाते हैं, हाँ, तो दोनों तरफ लगी हुई थी और पूरा शोर शराबा था। मतलब डीजे का ज़माना नहीं था, लेकिन हर जगह से ढोलक और हारमोनियम की आवाज़ें भी आ रही थी और काफ़ी मतलब खुशबुएं भी आ रही थी कि जो खाना वाना बन रहा था। पूरे उनके समाज की उस दिन दावत वावत होती थी। वो उस समय तो वो बात नहीं समझ में आई और ये बस इतना पता लगा कि आज किसी बंगाली लड़की की नथुतराई है। इतनी समझ की उम्र भी नहीं थी, बस एक उत्सुकता बनी रहती थी कि जानूं इनके बारे में, या ऊपर वाला कहीं हंस रहा था कि तुझे एक दिन इन्हीं के बीच आना है, काम करना है। तो इस तरह की परिस्थितियां हो रही थी। और नथुतराई की एक बड़ी वो थी जिसे मैं अगर आज के समय को देखते हुए कहूँ तो वो एक पहचान थी और अच्छाई भी थी शायद, क्योंकि जब तक लड़की धंधे में नहीं है वो दिख रही है। शायद अगर उस वक्त मैं काम करती होती तो मुझे लड़की पहचानना आसान हो जाता और मैं ज़्यादा रेस्क्यू कर सकती थी और भी, क्योंकि हर लड़की के एक रिंग नाक में डाली हुई होती थी जब तक वो धंधे में नहीं है। इसका मतलब वो पूरी तरह से वर्जिन है। अच्छा, नाक में कोई ऐसा, हाँ, रिंग पहनाई जाती थी, हाँ, जैसे कान में बाली, ऐसे रिंग पहनाई जाती थी और उसको कोई कस्टमर भी नहीं मांग सकता था।
अच्छा अच्छा। बिल्कुल नहीं मांग सकता था, स्पष्ट मना होता था कि नहीं। कितना भी वो जिद करेगा, क्योंकि ये सब बातें मुझे बाद में धीरे धीरे उनके संपर्क में रह के पता लगा कि नहीं, उसको तो कोई मांग ही नहीं सकता था। कस्टमर की हिम्मत भी नहीं थी वो कहे कि ये लड़की भी मुझे अच्छी लग रही है। मतलब नाक में कोई छल्ला पड़ा है, हाँ, उससे पता चल जाता है कि ये लड़की धंधे अभी आई नहीं। अभी नहीं आई है। और जैसे उसके नाक में वो छल्ला नहीं है, हाँ, तो पता चल जाएगा कि ये धंधे में है, धंधे में है, कि इसको ग्राहक उसे मांग डिमांड कर सकता है, डिमांड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत कुत्सित पहलू जो है, बहुत खराब जो है, वो ये था कि उस रात जो भी सबसे ज्यादा बोली उस लड़की की लगाता, उस दिन वो उसकी होती। अच्छा। वो चाहे 50 साल का आदमी हो, 60 साल का आदमी हो, या मतलब वो उसके साथ हर जाति कर सकता था, हर तरह का उत्पीड़न उसका कर सकता, पूरी रात के लिए उसके पास होती थी और मुंह मांगी वो रकम देता था। यहाँ तक भी कहते हैं कि जब मेरी बाद में बातचीत हुई कि उस जमाने में भी 1-1 लाख तक में बोली छूटती थी। 1-1 लाख में? हाँ, तो ये बोली छूटती थी। मैं जो शब्द कह रही हूँ, कितने मेरे साल लिए पुरानी बात है, कौन से साल की रही होगी ये? ये है 75 के आसपास की बात। आज की तारीख में तो हम 10-15 लाख हाँ, रुपए ज्यादा मानो। हाँ, तो ये 10-15 लाख रुपए। जहाँ इसका एक अच्छा पहलू ये था कि उसको कोई छू भी नहीं सकता था, बच रही थी वो। तो क्या वो सिर्फ एक वन नाइट होता था या फिर हमेशा वन की नाइट, उसी? हमेशा उसकी नहीं। तो बड़े सेठ लोग हैं। बड़े सेठ लोग केवल। और वो ये सेठों का, देखिए अगर यहाँ बड़े लोग ना जाते तो ये बस्तियां होती ही ना, किसी भी शहर में ना होती। और मेरठ की तो बसाहट, शायद पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते, मेरठ की तो बसाहट ही ऐसी है कि हर दरवाजा, जो 9 के 9 दरवाजे हैं, वो कबाड़ी बाजार पे आके उनके रास्ते खुलते हैं। अच्छा, मेरठ अंडाकार बसा हुआ है। हाँ। ये आज बाहर की बात मैं नहीं कर रही, अंडाकार बसा हुआ है जिसमें 9 दरवाजे हैं, बड़े दरवाजे, जिसमें कुछ बच रहे, कुछ डैमेज हो गए। 9 दरवाजे, 9 वाड़े, 9 पाड़े, 9 मोहल्ले, 9 सराय और 9 नाले हैं। बहुत सिस्टमेटिक बसा हुआ। हर नाला एक दूसरे को क्रॉस करता है, हर वाड़ा एक दूसरे को क्रॉस करता है, हर पाड़ा करेगा। और हर दरवाजा, बुढ़ाना गेट से कोई आएगा तो बुढ़ाना गेट से सीधे कबाड़ी बाजार जा सकता है। व्यापारियों के लिए सराय बुढ़ाना गेट पे है, बागपत गेट पे, इन सब गेट्स पे। कबाड़ी बाजार के बारे में थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में बताएंगे? ब्रीफ तो यही है कि देखिए, बीचों बीच है, सेंट्रल है वो एकदम शहर के जो पुराना शहर है उसके बीचों बीच है, और 9 दरवाजों से घिरा हुआ ये शहर था। कितनी कोठे रहे होंगे वहाँ पर? देखिए, अब तो अगर ऐसे कहो गिनती में बिल्डिंग के हिसाब से तो 40 कोठे। 40 कोठे थे। हाँ, लेकिन हर कोठे में अगर 4 मंजिल हैं तो 4 अलग मालकिन। अच्छा अच्छा। तो लगभग मान के चलें कि 400-500 कोठे। 400-500 कोठे उस वक्त रहे होंगे। हाँ, उस वक्त से आज तक भी, जब तक खत्म हुए तक। अब तो मेरे ख्याल से साल 2019 के बाद है ना? हाँ, खत्म हो गए हाईकोर्ट के उससे। तो वो इस तरह बसे हुए थे कि व्यापारी आए, गेट के अंदर एंटर करे, वहीं पे तांगा स्टैंड बने हुए थे, तांगा अपना खड़ा करे, सराय में ठहरे और उसके बाद सीधा मनोरंजन के लिए वहां जाए। नाच गाने का पेशा, ये थोड़ी पुरानी बात, जब कभी बसा होगा शहर तो नाच गाने के उद्देश्य से वहां जाता था। जैसे कि वहाँ की जो पुरानी, मैंने पहले भी जिनकी स्टोरी की है आपा की, कि आपा का कहना ये था कि तब वो नाच गाना सीखने आते थे और बड़े घरों की लड़कियों को भी अक्सर लोग लाते थे हमारे पास, ताकि जब शादी से पहले उठने बैठने का तरीका सीख सकें। कि बहू उठ रही है तो उसकी कपड़ों की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, वो चल रही है तो पायल पहनने के बावजूद भी उसकी पायल की रुनझुन नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये सब सीखने के लिए हमारे पास लेके आते थे लोग, ये उनका कहना था तब। तो ऐसे ही बसाया ये गया था मनोरंजन के लिए, क्योंकि और साधन तो थे नहीं, रेडियो टीवी ये सब तो थे नहीं, इसीलिए वो बसाया गया था। कब ये देह व्यापार में बदलता चला गया, ये हमारी अपनी नराधम प्रवृत्ति है, हमारे समाज के नरपिशाच हैं जिन्हें उन्होंने इसमें बदल दिया, मनोरंजन के दूसरे साधन ढूंढ लिए और उनको अपने मनोरंजन का व्यक्तिगत माध्यम बना लिया। कि जब तो उस दिन किसी लड़की की मतलब नथ उतराई थी, वो एक बंगाली लड़की थी, और बस इतना, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी तो किसी ना किसी से पूछना क्या नाम है। बिंदिया की, वो किसी के मुंह से निकल गया, एक नीचे थे कि आज बिंदिया की नथ उतराई है, उधर को नहीं जाना है, वापस जाओ अपने घर, नहीं जाना। बस हम इतने में चले आए। लेकिन इसका इतना खराब एक वो हुआ कि 26 साल बीत गए जब वो बिंदिया की नथ उतराई हुई। इसके बाद 26 साल बीत गए, मुझे नहीं मालूम था कि कौन बिंदिया है, मैंने उसको देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, मैं आते जाते जब उस एरिया में काम करने लगी थी, ऐसे भी हाट बाजार जाना होता तो वही बाजार था, तो देख रही थी कि एक औरत अक्सर घिसट के चलती है, सांवली है, पान सा खाए रखती है और बस घिसटती रहती है, कभी इस तख्त पे सो गई, कभी इस बाउंड्री के पार हो गई, इस तरह वो, या एक हाथा है पीछे, उस हाथे में सो गई, इस तरह से वो दिखती थी हमेशा। कभी ना मेरी कोई बात हुई, ना उसने मुझसे कभी कोई ऐसी बात करने की कोशिश की।
फिर एक दिन मैं ऊपर से उतर रही थी तो उसने मुझे ऐसे बहुत ऊंचे से किसी तरह से उठाया, ऐसे बहुत ऊंचे से हाथ करके ऐसे किया। मेरे साथ मेरी साथी थी, मैंने उसे कहा कि देखो ये क्या कह रही है, पूछ लो तुम, पैसे मांग रही होगी, दे दो, कुछ पैसे मांग रही हो खुले हो तो मेरे पास आई, बोली नहीं मैम वो पैसे नहीं मांग रही, वो कह रही है उनको बुलाओ। आपको? हाँ। मैंने कहा मुझसे चलो क्या कह रही है, कहाँ बताओ। तो कहती है कि मेरा नाम बिंदिया है। एक पल को तो कुछ नहीं मुझे ध्यान, ना वो मुझे जानती ना मैं उसको जानती, लेकिन वो मुझे जानती थी ये कि मैं इस एरिया में काम करती हूँ। मैं उसे नहीं जान रही थी अभी तक कि वो भी इस एरिया की महिला है, आउटडेटेड महिला है। तो उसने कहा कि मैं बहुत बरसों पहले, मैंने कहा तुम यहाँ की तो नहीं लग रही हो। बोले नहीं, मेरा तो घर बंगाल में है, कलकत्ता में है मेरा घर। बंगाली पुट में ही बोल रही थी, और मैं अब मरने वाली हूँ, मेरे पास बहुत कम समय है। मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ाया कि बहुत कम समय तो सभी के पास है, एक दिन तो जाना ही है, मेरे पास भी बहुत कम समय है, क्योंकि जितना भी हमारे पास समय बचा है वो कम ही होता है जी। तो वो बोली नहीं सच में कम है, और मुझे तुमसे काम है। इनका बताओ दवाई लेनी है, डॉक्टर को दिखाऊं कहीं, खाना लेना है, नहीं कुछ नहीं, खाना तो ये दे देते हैं बाबू लोग। अच्छा। हाँ दुकान वाले। मैंने कहा फिर क्या, वो एक दुकान वाले तो मुझे कहने लगे, अरे बेटा, क्योंकि मेरा मोहल्ला है तो सब उसी तरह बोलते थे, बेटा तू जा, कहाँ मुंह लग रही है इसके। मैंने कहा नहीं पूछने तो क्या कह रही भैया। मैंने कहा बता मुझसे क्या चाहिए। कह रही कि वो मेरी बेटी है वहाँ ऊपर कोठे पे। अच्छा। और वो मुझे नहीं जानती कि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने कहा क्यों, कि वो तो मुझसे 2-3 महीने की छीन ली थी इन्होंने, और आज उसको धंधे में उतारा जाएगा। ओहो, उसकी नथ उतरवाई थी? वो सिस्टम तो खत्म हो चुका था। खत्म हो गया था सिस्टम, 26 साल हो गए थे जब आपको। हाँ, तो बोली मेरी लड़की को आज धंधे में उतारा जाएगा। अच्छा। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्यों हो, तुम ऊपर क्यों नहीं हो अपनी बेटी के पास। तो उसने कहा मैं HIV पॉजिटिव। ओफो, इसलिए उसने कहा था कि मेरी कम है मेरे पास, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर मेरी बेटी आज इस धंधे में उतर गई तो मुझसे वो पता नहीं कितनी सख्त आवाज में बोली कि तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। आपके लिए कहा? क्यों? मैंने कहा मैं क्यों, कि बोली मुझे एक दिन कोई बचाने वाला नहीं था जब मेरी नथ उतराई हुई। मुझे 14 साल की यहाँ लिया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये वही बिंदिया है जो आज इतने 26 साल पहले मुझे सुनने में आया था, रोका जा रहा था कि उसकी नथ उतराई है, वही बिंदिया है ये। तो फिर मैंने कहा आज, बोले तो आज तो हो ना तुम बचाने वाली, तुमने तो बहुत सारी लड़कियां बचाई हैं, आज मेरी बेटी को बचा दो। तो मैंने कहा मैं कैसे पहचानूंगी तुम्हारी बेटी को, और अब तक कहाँ थी तुम्हारी बेटी, तुम छोड़ के नीचे चली आई, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। वो नहीं जानती मैं उसकी माँ हूँ। मतलब लड़की नहीं जानती है लेकिन ये पहचानती है कि मेरी बेटी। हाँ ये मेरी बेटी है। हाँ। क्योंकि उसे तो बताने नहीं दिया गया। मैंने कहा फिर मैं कैसे करूँ। मैंने कहा अच्छा चलो मुझे 1-2 दिन दो। बोले नहीं है मेरे पास टाइम, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पास 8-10 दिन है मुश्किल से, क्योंकि ना मेरे पास खाने को है ना पहनने को, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, सही बात है, तो मैं मर जाऊंगी। हाँ मैंने कहा मैं पहले तो तुम्हें एडमिट कराती हूँ, वरना मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी को धंधे में उतार दिया जाएगा, मैं तो जाऊंगी नहीं, मरूंगी भी यहीं। उसकी जिद देख के मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं भी माँ थी उस समय तक, मेरे भी 3 बच्चे थे। मैं आज तो नहीं जाऊंगी, मैंने उससे कहा आज नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि आज तुझसे बात करते हुए इन लोगों ने मुझे देखा है, मैं कल जाऊंगी। लेकिन उस दिन तो उसे धंधे में उतार रहे थे वो। कहा उसने ये कि तो ठीक है फिर मत आना। फिर मत आना? हाँ, फिर मत बचाना। फिर कैसे बचाओगी मेरी बेटी को। मैं बड़ा धर्म संकट था वो, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि मैं डर रही थी। मैं अगर कहूँ, मैं झूठ बोलूं कि मैं डर नहीं रही थी और मैं धड़ाधड़ चली गई, मैं नहीं, मैं डर रही थी कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जब इन्होंने मन बना लिया है तो उस बच्ची के साथ भी कुछ हो सकता है। तो मैंने उसको ऐसे ही करके अच्छा मैं जा रही हूँ, नहीं मैं गई ना, मैं गई ऊपर, वो भी मेरे साथ थी जो मेरी सहयोगी थी। हम ऊपर गए और मैंने कहा भाई ये कौन, मैंने पता नहीं क्यों ऐसी बैठती जो मालकिन थी, मैंने उससे कहा, जयपुर की थी, मैंने उससे कहा ये कौन औरत है, नीचे भीख भीख मांगती रहती है। अरे मैंने कहा कुछ पुण्य कमा लिया करो, इसे कुछ खाने वाने को दे दो, क्योंकि ताकि वो मुझ पर शक ना करें कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मुझे और कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं इसे कुछ खाने वाने को दे दिया करो, हम क्या दुनिया को खाने को देते रहेंगे। अब मैंने कहा पुण्य हो जाएगा थोड़ा, दे दिया करो, मैं रोज रोज नहीं आती हूँ, हाँ दे देंगे। तो वो ये समझ गई कि उसने इनको कुछ नहीं बताया। मैं कुछ देर बैठी, उनको बेचैनी हो रही थी कि मैं जाऊं, मैं यहाँ से चली जाऊं।
तो फिर बोली चाय पियोगी? हम्म, उन्हें पता है कि मैं चाय नहीं पीती वहाँ। मैंने कहा हाँ पी लूंगी। बोले, तुम तो पीती नहीं हो। तो मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक तो पीती हूँ। वो तो मैं इसलिए नहीं पीती कि तुम गंदे कप रखती हो, कोई भी आके पीता है तुम्हारे यहाँ, इसलिए नहीं पीती हूँ। और कोल्ड ड्रिंक पी लूंगी। बोले कोल्ड ड्रिंक का तो मुझे पता है तुम नहीं पीती हो। तो मैंने कहा फिर कुल्हड़ में मंगा दे, पी के जाना। मुझे आज मैंने पी नहीं, बहुत देर कृष्णाम्मा के पे यहाँ बैठी रही, वहाँ भी नहीं पी मैंने, मंगा लिया। वो फिर मुझे लगा कि चाय तो ये नीचे से ले आएगी उसके नीचे। मैंने कहा सुन सुन, चाय मैं कम पीती हूँ, तो कॉफ़ी लिया, उसके यहाँ चली जा। अल्लाह रखा गया और वहाँ से जाके लेके आ। वो चल मिलाई तो बहुत, लेकिन मजबूरी थी उसको, मुझे डिनाई भी नहीं कर सकती थी। चली गई, चला भेज दिया उसने, बहादुर को भेज दिया। मैं बैठी रही और बातें करती रही, किससे बात करूं। मुझे लगा कि एक लड़की मुझे लगातार वॉच कर रही है। कभी तो मुझे ये लगा कि ये शायद जानने की कोशिश कर रही है कि मैं किस उद्देश्य से आई हूँ। फिर मैंने उसकी तरफ इशारा कर, यहाँ आओ बेटा, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं जोकर लग रही हूँ? ऐसे ही मैंने मजाक मजाक में कहा, या कुछ हो रहा है मेरे मुंह पे? बोली नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही। फिर भी तो फिर उसने मुझे कुछ इशारा किया एकदम। अब तो मेरे लिए भारी हो गया। थोड़ी देर मैंने कुछ देर बात की, फिर मैंने कहा अरे, और जो मैं आज बातें कर रही थी वहां पे वो बिल्कुल ऑकवर्ड थी, जो मैंने वहां कभी नहीं की। मैंने उससे कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। मैं उस लड़की से कहा, मालकिन बैठी है मेरे पास, लेकिन मैंने कहा सुन मुझे जरा बाथरूम बताना। तो बोले अरे दीदी तुम हमारे यहाँ बाथरूम जाओगी? अरे नहीं 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 नहीं, हमारे बाथरूम मत जाना, आप चली जाओ ना। मैंने कहा नहीं, कॉफी पिए बिना तो जाऊंगी नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा बहुत तेज, और मुझे बाथरूम बता। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल तू बताइए, तो बताएगी नहीं, गंदा ही तो होगा ना, मैं गंदे में चली जाऊंगी। या उस लड़की को ले गई। उस लड़की, मैंने कहा उसकी लड़की कहाँ है? मैंने दो टूक, मैंने कहा आज या तो फजीता होगा या जो कुछ होगा। अच्छा, मतलब होगा, उसके बारे में पूछ लिया? हाँ, मैंने कहा बस ये बता दे, क्या तू बिंदिया की बेटी है? उसने कहा नहीं। उसने इशारा किया कि वो है। अच्छा। वो सजी धजी बैठी थी लड़की, और आंसू यहाँ तक बह रहे हैं उसके। मैंने उसकी तरफ यूं देखा, अरे मैंने कहा बड़ी प्यारी सी बच्ची है, ये कब आई? किसी को जबरदस्ती ले आया क्या? ऐसी घुसती बाहर आते आते मैंने बोला। बोली, मैंने कहा हाथ धुलवा मेरे पहले, नहीं गंदा रखते हो, कभी धोते भी नहीं हो, वहाँ पे सफाई नहीं करते हो। उसने हाथ वाथ धुलवा। मैंने कहा ये किसकी बच्ची है, सजा धजा के बिठा रखी है आज? बिल्कुल ना ना, मेरी लड़की है, तो मेरी बहन की लड़की है, मेरे पास तो रहती है, आपने पता नहीं आपको, आपको मिली नहीं है कभी? तो मैंने कहा इतनी क्यों सजा रखी है? बोले ऐसे ही इसको शौक है फैशन का, खुद ही करती है। ये तो स्कूल में पढ़ने जाती है दीदी। उन्होंने मुझे 1000 आगे तक की बातें बताई। नहीं नहीं, आपने इज्जत पकड़ ली। मैं तो जिद पकड़ ली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि बिंदिया आज ही चली जाएगी, पता नहीं क्यों। अभी तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये बिंदिया की बेटी है, मुझे लग रहा था ये मेरी बेटी है। अगर आज मैं इसे नहीं बचा सकी तो वाकई जो बिंदिया ने कहा ना, तुम अपने आप को कभी माफ नहीं करोगे। सही बात, वाकई मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने उस बच्ची के पास, फिर मैं जिद करके चली गई। मैंने कहा खड़ी कितना मेकअप कर रखा है, हटा ऐसे मेकअप को सारे को। तो उसने मालकिन की तरफ ऐसे देखा। मैंने कहा भाई ये तुझे क्या देख रही है, हटा इसका, कितना गंदा लग रहा है मेकअप। अभी तो ये धंधे में भी नहीं है तो अभी से क्यों करेगा? जब स्कूल जाती है, इसकी स्कूल की लड़कियां देखेंगी तो क्या कहेंगे? बोली लगा रहने दो ना, जब उसका शौक है लगा रहने दो आप। फिर मुझे थोड़ा उस पर उतरना पड़ा। मैंने कहा देख भाई, अगर तू ऐसे करेगी तो मैं इस लड़की को उठाकर नीचे ले जाऊंगी, फिर मैं सोच जाऊंगी कि ये तेरी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं दीदी इससे ही पूछ लो, मुझे पता है वो तो यही बोलेगी। मैंने कहा हाँ भाई, ये कौन है तुम्हारी? मौसी है मेरी। तो मैंने कहा तुम्हें मौसी से डर नहीं लगता, इतना मेकअप करके बैठी हो? वो चुप रही। मैंने कहा सुन भाई देख, अगर तुझे इसे धंधे में आज उतार दिया तूने, तो फिर खड़ा कर दे खिड़की पे, कौन मना कर रहा है? हाँ सही बात। हाँ खड़ी कर दे इसे। तो बोली नहीं देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, धंधे में तो उतारना ही पड़ता है, आपको पता है हम तो दूसरी लड़कियों को तो लाते नहीं है जब से आपने हमारे यहाँ ये सब करा है, और हमारी तो अपनी लड़कियाँ हैं। ये अब ये मेरी बहन की लड़की है, तो अब ये पढ़ना नहीं चाहती आगे, तो बताओ इसे क्या करेंगे? तो मैंने कहा चलता हूँ इसे खिड़की पे खड़ी कर। मैं जबरदस्ती खींच के लाया। मैंने कहा नहीं नहीं, अब तू मेरे सामने इससे धंधे में शुरू। मेरा मकसद ये था कि वो माँ देख ले इसको। वो माँ एक नजर, उसने बस मुझसे ये कहा था मैं एक नजर देखना चाहती हूँ, तुम बचाओ उसे ना बचाओ, अपने आप को माफ करो ना करो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बार उसे सामने ला। मतलब बाहर से दिखता था, अंदर का वो तो सब नहीं, खिड़की पे खड़ी होगी तो दिखेगा। खिड़की पे खड़ा करना था मुझे उसे। मैं उसे जिद करके मैंने उठाया। मैंने कहा चल, धंधे में ही जाना ना, बहुत शौक चढ़ रहा है ना तुझे, चल। मैंने कहा वहाँ खड़ी हो। मैं उसे खींच के ले आई वहाँ, साथ में वो लड़की भी। मैंने कहा चल इसके साथ खड़ी हो तू,
चल, ताकि मैंने कहा एक शेल्टर बना रहे, ये ना लगे कि ये खाली इस लड़की को मेरी को क्यों खड़ा कर रही है। तो कहने लगी दीदी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो शाम भी नहीं हुई, अभी तो शाम भी नहीं। मैंने कहा तो क्या हो गया, ग्राहक तो तुझे अभी मिल जाएंगे, नई लड़की खड़ी दिखेगी, वो तो भाग के आएंगे, तुझे तो शर्म लिहाज से नहीं। मैं उससे भिड़ने में बैठ गई और लड़की मैंने वहाँ खड़ी कर दी, संजोग को उसके साथ खड़ा कर दिया जो मेरी साथी थी। मैंने कहा यहाँ खड़ी रहेगी। और फिर उसने, मैंने बता दिया था उसको कि धीरे से कहना कि वो तुम्हारी माँ है। मैंने बताया, उस लड़की ने कहा मुझे पता है। पता है मतलब बेटी को पता है और माँ को भी पता है। हाँ, लेकिन माँ को ये नहीं मालूम कि उसे बेटी को पता है कि मैं उसकी माँ हूँ। हाँ। मैंने कहा मेरी माँ है ये, मर जाएगी, तुझे मिलना नहीं है। वो पल नहीं भूलती मैं। फिर मुझे जैसे सब चीज़ खत्म हो गई, किसी का डर भय हर चीज़ मुझे खत्म हो गई। मैं 1 सेकंड में उठी, उस बच्चे के पास जाके खड़ी हुई। मैंने कहा वो देख सामने बिंदिया, तेरी माँ है। कस के मुझे से पकड़ा, कांप रही थी वो बच्ची बिल्कुल। मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है। मैंने कहा चल। मैं उसे ऐसी हाथ पकड़ के नीचे लाई और वो मेरे पीछे पीछे शोर मचाते, मेरा यहाँ से उन्होंने खींचा, पीछे से बदतमीजी की। मैं कुछ नहीं सुना। मैं धकियाती हुई बच्ची को नीचे ले आई और उसकी माँ के पास। वो शायद पल का आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो अपनी माँ के ऊपर गिरी हुई थी और सारा बाजार तमाशा देख रहा था। इतनी भीड़ थी बाजार में और बिंदिया नहीं थी। बिंदिया मर गई। ओहो। और उसकी बात वो सही निकली कि उसने कहा था तुम्हें पछतावा होगा। मैं बहुत पछताई। एक पल का अंतर रहा सीढ़ियों से नीचे। या तो उसने जिस वक्त उसे देख लिया, वो बस उसके मन को शांति हो गई, वो चली गई। मेरे साथ देख लिया, हो सकता है उसको लगा हो कि अब मेरी बच्ची बच जाएगी। लेकिन आपने तो प्रयास किया ना पूरा किया। उसके बाद नहीं, तो रेस्क्यू कर दी थी लड़की, हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने ऊपर नहीं चढ़ने दिया उसको। मतलब बिंदिया को नहीं बचा पाए। बिंदिया को नहीं बचा पाए। बिंदिया काश जान लेती कि मेरी बेटी है, उसके गले लग लेती, उसके ऊपर पड़ी रही। तो कभी फिर उसके बाद उसका बिंदिया की बेटी का क्या हुआ फिर? बिंदिया की बेटी तो चली गई, हमने थाने में दिया। मतलब सारी जो प्रोसेस है वो सब नारी निकेतन में चली गई थी, वहाँ धंधे में नहीं डालने दी। फिर मतलब उसे एक नई जिंदगी जीने का, नई जिंदगी जीने का उसे बाकी तो ख्वाहिश आपने पूरी कर दी। हाँ हुई। तो फिर आप, मुझे ये था कि कुछ पल शायद माँ बेटी रहती तो जो उनके दर्द थे, जो एक दूसरे को अभी तक वो जानती है, ये मुझे नहीं जान रही, वो जान रही, ये मुझे नहीं जान रही, वो जान जाती माँ बेटी, गले लग लेती। पिक्चरों में दिखाते हैं, कई बार ऐसे दिखा देते हैं बिल्कुल एकदम कि जैसे कि बिल्कुल। हाँ, तो बस वो अफसोस हमेशा रहा। मैं कभी इस कहानी को किसी से कहती नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ खड़ी थी और ऐसा है, मेरे पास खुद भी नहीं था। मैं भी रो रही थी, जो मेरी साथी थी वो भी रो रही थी, क्योंकि एक माँ थी मैं उस समय बस केवल। मैंने उस बच्ची को उठाया, लाख ऊपर से मुझे बहुत गालियां दे रही थी उस समय कि तेरी लड़की को एक दिन लाएंगे, तेरी बेटी को यहाँ बिठाएंगे, बहुत गालियां दी। मैं उसे सीधे ले गई। फिर अच्छी जिंदगी उसको मिल गई। बस ये कोई पहली कहानी नहीं है, बल्कि 535 लड़कियों के साथ ऐसे ही कुछ ना कुछ किस्से जुड़े हुए हैं। उनको बचाने में जो प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, कि बिंदिया की बेटी को बचाने का जो प्रयास था वो तो सफल हो जाता है, लेकिन बिंदिया नहीं बच पाई। इस बात का हमेशा अफसोस रहा, क्योंकि बिंदिया अपनी बेटी से कभी बात नहीं कर पाई और बिंदिया की बेटी अपनी माँ को कभी माँ नहीं कह पाई, क्योंकि इन दोनों का कभी संवाद नहीं हो पाया था। जब वो बहुत छोटी सी थी, 2-3 महीने के आसपास की, तभी उसको उससे छीन लिया गया था। बिंदिया को कब सभी को पैदा हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये एक ऐसी कहानी, ऐसा किस्सा जिसको सुनाते सुनाते मैम की आंखें कई बार भर आईं, और वो सुनाने से पहले कह रही थी कि मेरा अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे पूरी बात को रख भी पाऊंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत रखते उसको रखा और आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी। आप लोग सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।